हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारे पेपरों का टाइम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि हम लोग पेपरों की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। तो आज हम लोग अपनी सीरीज में फिर से हाजिर हुए हैं धातु और अधातु के क्वेश्चन लेकर, जो कि हम लोग 21 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखेंगे कि इन वन लाइनर क्वेश्चन से हम लोग अपने पेपरों में किस प्रकार से मदद ले सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि आज का हमारा पहला नंबर में पूछा बताया है कि वर्तमान में प्रकृति में कुल 118 तत्व हैं। यानी कि जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे जो कुछ इस प्रकार दिखेगी आपको, उसमें जब देखेंगे तो आपको 118 तत्व देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 91 तत्व हमारे क्या हैं, 91 तत्व हमारे मेटल्स होंगे, यानी कि धातु होंगे। क्या होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। 91 हमारे जो तत्व होंगे वह हमारी धातु होंगी। क्या होंगी, धातु होंगी। बाकी जो बचे वो अधातुओं में और उपधातुओं में आ जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर बताया है कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि वे तत्व जिनसे ऊष्मा और विद्युत का यानी जो करंट होता है उसका फ्लो होता है, उसकी को हम लोग धातु कहते हैं। क्या बोलेंगे, उनको हम लोग धातु बोलेंगे। जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करेगा वह धातु कहलाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है बताया है कि 3 नंबर में सभी धातुएं क्या, सभी धातुएं विद्युत की धनात्मक होती हैं। बच्चों ध्यान रखना, जितनी भी धातुएं होती हैं वे विद्युत की धनात्मक होती हैं, यानी कि विद्युत का चालन करती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया है कि धातुओं में क्या होता है, जो हमारा धातुओं में चमक का मुख्य कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों जैसे कि आपने स्टील, लोहा, चांदी, सोना आदि सब देखा होगा, वो एक विशेष प्रकार की चमक लेके हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उन सब की एक अपनी क्या होती है, या सब की एक अपनी चमक होती है। वह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। पेपरों में पूछा जाएगा धातुओं में का चमक का क्या कारण होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि धातुओं का चमकना मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किस कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर को बताया है कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सहायता से ऊष्मा और विद्युत का सुचालन होता है, जिसे विद्युत ऊष्मा सुचालकता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बात हम लोग धातुओं की करेंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की सहायता से ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालन यानी कि चालन होता है। यानी कि हमें जो विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह दिखाई देता है धातुओं में, वह केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है बच्चों, वह सब कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही संपन्न हो पाता है। नेक्स्ट नंबर बताया गया है कि धातुओं का वह गुण, कौन सा गुण, धातुओं का वह गुण जिसमें कि हमारे क्या हो जाए, धातुओं का वह गुण जिसमें हथौड़े की सहायता से उन्हें पीट पीट कर पन्नी जैसा पतला किया जा सकता है, उसे ही हम लोग आघातवर्धनीयता बोलेंगे। आपसे पूछेगा आघातवर्धनीयता क्या है, तो आप बता सकते हैं धातुओं को हथौड़े की सहायता से पीट पीट कर चादर या पन्नी जैसा पतला जो कब किया जाता है उसे ही आघातवर्धनीयता कहते हैं। और यह केवल और केवल धातुओं में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चों, ध्यान रखना, ये केवल और केवल हमारी धातुओं में ही पाई जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर जो है 7 में बताया है तन्यता धातुओं का वह गुण है। अभी हम लोग ने बात की थी आघातवर्धनीयता की, इसमें बात करेंगे तन्यता की। वह गुण है जिससे में उन्हें तारों में बदला जाता है। यानी कि हम लोग अपने आसपास जितने प्रकार के भी तार देखते हैं, वह चाहे सिल्वर का हो या फिर लोहे का तार हो और या फिर चांदी के तार जो हमारे मम्मी लोग के हार या माला में पड़े रहते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, तन्यता के गुण के कारण ही उन्हें तारों में बदला जाता है, जो कि हमें एक नई आकृति और नए यूज में सहायता देते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर जो है 8 नंबर में बताया है कठोरता से तात्पर्य होता है अधिकांश धातुएं
समानता पर ठोस होती हैं। बच्चों ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि इसमें बताया है कि कठोरता से अगर बात करें तो सभी धातुएं दिखाई कठोर देती हैं। सभी धातुएं कैसी होती हैं? तो बच्चों हम बता सकते हैं कि जो हमारी सभी धातुएं होती हैं वह कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, ज़्यादातर कठोर होती हैं और या फिर कठोर दिखाई देती हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना कि तापमान अधिकांश होते सामान्य ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर हमारी सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। परंतु सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि के और लिथियम यानी कि Li, इन तीनों को यदि छोड़ दिया जाए, किसको? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को, तो बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन ये जो 3 धातुएं हमें बताई गई हैं, कौन कौन सी? एक Na, एक K, दूसरी कौन सी हो जाएगी? Li। ये तीनों धातुएं कैसी होती हैं? इनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, यानी कि ठोस दिखती हैं पर होती नहीं है। इनको हम लोग समान ताप पर चाकू की सहायता से 2 या 2 से अधिक भागों में काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक भागों में काट सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर बताया जिस ताप पर, किस ताप पर? जो ताप पर कोई धातु ठोस से किसमें? द्रव में बदल जाती है, उसे उसका गलनांक कहा जाता है। और हर धातु का, किसका? जितनी भी धातुएं होती हैं सबका गलनांक अलग अलग होता है। क्या? सबका गलनांक अलग होता है। हर धातु का अपना एक गलनांक होता है। गलनांक वह श्रेणी होती है जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें? लिक्विड फॉर्म यानी कि तरल में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? तरल में बदल जाता है। उसे उस धातु का गलनांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे उस धातु का गलनांक बोलेंगे। तो ध्यान रखने, जिस ताप पर कोई धातु ठोस से द्रव में बदल जाती है यानी कि पानी जैसी दिखने लगती है, उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। हर वस्तु का गलनांक अपना अलग अलग होता है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें बताया गया है कि जिस ताप पर कोई धातु या धातु किससे, यहाँ ठोस नहीं बच्चों, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गई है, द्रव से। किससे? द्रव से किसमें? सीधे गैस में बदल जाती है, उसे उसका क्वथनांक बोलते हैं। यानी कि जब कोई चीज़, यानी कि जब पानी को एक बर्तन में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और जब वह गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उसे उस पदार्थ का क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे उस पदार्थ का क्वथनांक बोलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रव से किससे? द्रव से जब किस में बदल जाए? जब गैस में बदलने लगे या वाष्प में बदलने लगे, वाष्प में, तो उसे हम उस पदार्थ का क्वथनांक बोलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर जो है बताया गया है कि टंगस्टन नाम की धातु, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़रूर पूछा जाएगा कि वह कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन नाम की धातु का गलनांक पॉइंट सबसे अधिक होता है। कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये टंगस्टन धातु हमें हमारे हीटर, ब्लोवर और 100 वाट वाले बल्ब में भी दिखाई देती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया गया है 12 नंबर में, जब धातुओं की क्रिया, किसकी क्रिया? जब धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तब वो क्या हो जाते हैं? धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? तब हमारे धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यानी कि यदि हम 2Na की या 2 सोडियम के परमाणुओं की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमारे 2NO क्या बन जाएंगे? 2NO बन जाएंगे। NO क्या बन जाएंगे? सोडियम ऑक्साइड बन जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारी धातु है और यह ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो 2NaO बन गया। क्या बन गया? धातु का ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड बन के तैयार हो गया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर बताया है धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये कैसी है बच्चों? ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड पूछेगा धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो बता सकते हैं वह क्षारीय होते हैं। यानी कि उनका pH मान 7 से अधिक होगा, यानी कि 7 से अधिक मतलब 7 से ऊपर होगा। कैसा होगा?
7 से ऊपर होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा। सभी धातु का ऑक्साइड हमेशा हमेशा क्षारीय होते हैं। ये बात भी आप लोग पॉइंट नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट जो बताया है, धातुओं की क्रिया जब लवण से होती है तो क्या उनसा बनता है, विस्थापन अभिक्रिया प्राप्त या दिखाई देती। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वहाँ पर दिखेगी। अब हम देखेंगे इसमें ध्यान से 2Na यानी कि 2 सोडियम के परमाणु की क्रिया जब MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड से कराई गई तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम के क्लोराइड बन गए और Mg अलग हो गया। बच्चों आप अब इसको सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो हमारा इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, Mg को इसने क्या कर दिया, Na ने विस्थापित कर दिया, यानी कि हमारा Na जो ऊपर आएगा और Mg उससे नीचे आएगा, क्योंकि यह अधिक सक्रिय है और यह कम सक्रिय हो जाता है। कैसा, सक्रिय हो जाता है। जितना ऊपर जाएंगे वो अधिक, जितना नीचे आएंगे वो कम सक्रिय होता जाएगा। इसे सक्रियता श्रेणी में रखा जाएगा। इसी हिसाब से क्या हो जाती है, हमारी क्रियाएं होती हैं। ध्यान से देखिए, Na Mg को क्या विस्थापित कर देता और सोडियम क्लोराइड बनेगा और मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे कि FeSO4 और Zn की क्रिया या जिंक की क्रिया जब कराई जाती है तो ZnSO4 और Fe अलग हो गया। ध्यान से आप देख सकते हैं कि SO4 में क्या हुआ कि Fe को किसने विस्थापित कर दिया, जिंक ने विस्थापित कर दिया और क्या बन गया, हमारा ZnSO4 बन गया और Fe को अलग कर दिया। यानी कि जो जितना पावरफुल होगा वह उतना ही जल्दी दूसरे पदार्थ, कम क्रियाशील पदार्थ को या कम ताकतवर तत्व को अलग कर देता है। किसको, तत्व को अलग कर देता है, जो कि हमें यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बताया गया है कि वह श्रेणी जिसमें धातु अपनी घटती हुई सक्रियता श्रेणी के आधार पर लगे होते हैं उन्हें अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। अभी हम लोग आगे सक्रियता श्रेणी भी देखेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा बताया गया है कि सक्रियता श्रेणी की मदद से हम यह ज्ञात करते हैं कि कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी विस्थापित होगा, यानी कि अलग कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको पूरी एक कॉलम में कुछ तत्व दिखाई दे रहे हैं, यह हमारे सक्रियता श्रेणी की ही है और यह सक्रियता के आधार पर ही रखे हुए हैं। यानी कि जब आप हाइड्रोजन यानी कि H जो है इसके ऊपर जाएंगे तो अधिक क्रियाशील मिलेंगे और इसके नीचे आएंगे तो कम क्रियाशील मिलेंगे। ऊपर जाएंगे तो अधिक, नीचे आएंगे तो कम। यानी कि ये इसको विस्थापित कर देगा, ये इसको कर देगा, Na जो होगा Ca को कर देगा, Ca Mg को कर देगा, Mg Al को कर देगा, Al Mn को कर देगा, Mn Zn को कर देगा, Zn Fe को कर देगा, Fe Sn को कर देगा, Sn Pb को कर देगा। वैसे समझ सकते हैं, हाइड्रोजन कॉपर कर देगा, कॉपर Hg को कर देगा, Hg Ag कर देगा, Ag Au कर देगा। इस तरीके से यह हमारी सक्रियता श्रेणी बनकर तैयार होती है। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा और यह आप अपनी कॉपी में कहीं नोट करके या फिर अपनी स्पाइरल या किसी छोटी मोटी डायरी में नोट करके इन तत्वों को इसी सीरियल में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि लिथियम किसको कर सकता है, तो लिथियम इन सभी तत्वों को विस्थापित कर देगा। आपसे पूछेगा Ag किसको कर सकता है, तो Ag केवल और केवल Au को ही विस्थापित कर पाएगा। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया गया है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसको, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यानी कि ले के ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें हम अधातु बोलते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई बच्चों, उन्हें हम अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग अधातु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग अधातु बोलेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो है पूछेगा भंगुरता क्या होती है। बच्चों ध्यान रखना, भंगुरता केवल और केवल अधातुओं में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, यह हमारी केवल अधातुओं में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी, भंगुरता केवल अधातुओं पे आ जाती है, क्योंकि भंगुरता वह गुण होता है धातुओं का जिसमें कि यदि उन पर किसी हथौड़े से वार किया जाए तो वह टुकड़ों में टूटकर बिखर जाए। ऐसी क्रिया को ही हम लोग भंगुरता बोलते हैं। यानी कि भंगुरता में चोट मारने पर कोई तत्व टुकड़ों में
टूट जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कार्बन का अपर रूप। कार्बन का अपर रूप का मतलब एक दूसरा रूप हीरा जो होता है वो सर्वाधिक कठोर होता है। ये बात भी आप लोग इम्पोर्टेंट कहीं लिख सकते हैं कि जो पूछेगा कार्बन का अपर रूप सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, पदार्थ कौन सा है, तो आप बता सकते हैं उसका नाम आजकल फेमस होने वाली ज्वेलरी डायमंड का है। किसका है? डायमंड यानी कि हीरा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे बच्चों? वहाँ पे बात हो रही है हीरा की। हीरा ठाकुर नहीं, सूर्यवंशम वाला, ये हीरा है, ये जो कठोर हीरा होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है पूछा है कि सभी ये धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी अधातुएं होंगी, जितनी भी हमारी अधातु जो होती हैं वो सभी ऊष्मा और किसकी? विद्युत की। किसकी बच्चों? विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं, यानी कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इससे बच्चों ध्यान रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब नहीं होंगे तो वहाँ पर ऊष्मा का किसका ऊष्मा का और विद्युत का कोई प्रवाह नहीं होगा। किसका? ना तो ऊष्मा का होगा ना तो विद्युत का होगा, क्योंकि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हैं भी तो नगण्य है, मतलब ना के समान। ध्यान रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन आज का है हमारा, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत सुचालक होता है, जबकि यह एक अधातु है। ध्यान रखिएगा, सभी अधातुएं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि सभी अधातुएं जो होती हैं क्या होती हैं? जितनी भी अधातुएं हैं वह विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं बच्चों। लेकिन जो हमारा ये ग्रेफाइट होता है, क्या ध्यान रखना, जो हमारा ये ग्रेफाइट होता है यह क्या होता है? यह ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये बात भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे या आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए हों तो हमारे लर्न विद केनी सर को अभी के अभी सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें और अपने पेपरों की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।